नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में मैं दीपशिखा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हर बार कुछ नई कहानियाँ लेकर आते हैं, कुछ नए लोगों के साथ आपको मुखातिब भी कराते हैं। आज हमारे साथ एक युवा उद्यमी मौजूद है। जी हाँ, अर्जुन देशपांडे, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने एक कम उम्र में यानी कि 16 साल की उम्र में कुछ नया सफ़र चालू किया, जो कि आज की फार्मा इंडस्ट्री में लोगों के लिए कहीं चुनौती बन रहा है, लेकिन ये लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहा है। वो लगातार कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव लाने की कोशिश में लगे रह रहे हैं और हमारे युवाओं को प्रेरणा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम उनसे मुखातिब होंगे और जानेंगे कि उनका सफ़र अब तक कैसा रहा है, आगे आने वाले समय में उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और हमारे युवाओं के लिए उनके क्या मैसेजेस हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अर्जुन का। अर्जुन, आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? एवरीथिंग ग्रेट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट द श्रेष्ठ भारत। एंड मुझे लगता है आज हमारे युवा उसी दिशा में काम करना चाहिए हमारे भारत को और श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो अर्जुन, हम बात करेंगे पहले आपके सफ़र की। ये कॉमन क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स जाने हमारे थ्रू कि आपका जो सफ़र था वो किस तरह से शुरू हुआ। एक 16 साल की उम्र में कुछ नया आइडिया लाना, फिर उसे एक मील का पत्थर बनाना, कैसा सफ़र रहा, हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे। जेनरिक आधार की जो बेसिकली मैंने जब शुरुआत की थी तब एक बिजनेस ने तो व्यवसाय करने के हिसाब से मैंने कभी नहीं की थी। जेनरिक आधार की जब मैंने नींव रची तब मैं जस्ट मेरा 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन हो गया था। एंड जब हमको पता होता है कि वेकेशन होता है हमारा 10th स्टैंडर्ड और जूनियर कॉलेज के बीच में, तब हमारे पास में 3 से 4 महीने का समय होता है। तब मैं ऐसे ही कुछ खरीदने के लिए एक मेडिकल स्टोर में गया, कुछ FMCG प्रोडक्ट खरीदने गया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से दादाजी थे और वो उनके मेडिसिन के बिल के लिए बहुत सफ़र कर रहे थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मेडिकल स्टोर ओनर को कि मुझे क्रेडिट कुछ समय के लिए दिया जाए ये मेडिसिन बिल के ऊपर। और वो मेडिकल स्टोर वाले ने रेफ्यूज़ किया कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे सकता। तो मैंने वो दादाजी को एज ए यंग किड मैंने पूछा कि आपका बिल कितना है दादाजी और क्या चीज़ की दवा है ये। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा कैंसर की दवा है और उनके वाइफ को कैंसर था और उनको हर महीने जो था वो मेडिसिन खरीदने पड़ते थे। 15,000 रुपये का बिल आता था हर महीने का। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये समस्या जो है तो वो इसका हल नहीं तो आपको क्या मतलब क्या कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा भी जो है वो ऑटो रिक्शा मुंबई में चलाता है और हर महीना 15,000 उसके लिए भी अफोर्ड नहीं होता। तो एज ए यंग किड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गूगल पे गया और मैंने फाइंड आउट किया कि 15,000 रुपये की जो मेडिसिन थी उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था वो केवल और केवल 3,000 रुपये था। जो बेचा जा रहा था 15,000 रुपये में। तो मुझे लगता है कि तब मुझे वो चीज स्ट्राइक हुई कि मेडिसिन जो था वो एक मार्केटिंग उसका इतने बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए कि उसका प्रमोशन कॉस्ट डायरेक्ट आपको 5x कस्टमर तक पहुंचे। क्योंकि मेडिसिन आर नॉट द लग्जरियस एक्सपेंस, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन। तो मुझे लगा कि ये चीज का एक कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए। तब पैसे नहीं थे, आइडिया नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वो एक प्रॉब्लम देखा। तो मुझे लगता है एक बड़ा बिजनेस जब भी बनता है तो वो बड़े प्रॉब्लम देखने के बाद और सॉल्व करने के बाद में बनता है। वैसे ही जेनरिक आधार के केस में हुआ कि मैंने जब शुरुआत किया तो एक रिटेलर जो ऑनबोर्ड करके हुआ वो भी मैंने 200-300 रिटेलर तक मैं जुड़ने की मैंने कोशिश की। बिकॉज मैंने तब सोचा कि अगर मैं खुद मेरा दुकान डालता हूँ तो 15 से 20 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, जो कि मेरे पास में थे नहीं। घर पे बोल नहीं सकता था कि ये उम्र में मैं कर रहा हूँ, तो घर वाले बहुत डांटते, मम्मी पापा डांटते। तो मैंने क्या किया, 15,000 रुपये कलेक्ट किए मेरे सेविंग से और मैंने पहला स्टोर एग्रीगेट किया, जो कि मेरा 2 महीने बाद में हुआ एग्रीगेट। बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम तो आपके साथ में जुड़ेंगे नहीं। तो मेरा पहला रिटेल स्टोर एग्रीगेट होने के बाद में वहां से कस्टमर और जुड़ते चले गए, बेनिफिट होता गया। फिर वहां से वो जेनरिक आधार की एक शुरुआत हुई। तो आपने 16 साल की उम्र में एक आइडिया लेकर आए और उसे इम्प्लीकेट किया। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे किस तरह का आपको चैलेंजेस मिले फेस करने के लिए और किस तरह से आप उन सभी चैलेंजेस को छोड़कर आगे बढ़ पाए, ये हम जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़, हमने ये देखा कि रतन टाटा सर, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपकी काफ़ी सपोर्ट भी किया, एज अ मेंटर उन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो उन तक पहुँचने की कहानी भी, ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूँगी। पहली बात मुझे लगता है मेरे पहले ही आपके जवाब में जो है उसमें दोनों चीज़ के जवाब होंगे क्वेश्चन में। बिकॉज रतन टाटा सर तक जो पहुंचने का गोल था, नहीं तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बिकॉज 16-17 साल की उम्र में
ये हम लोग सोच रहे तो इतना बड़ा सपना हो भी नहीं सकता है कि हम लोग ने 10-15 स्टोर हम लोग ने खोले और रतन टाटा सर जैसे इंसान हमारे में इन्वेस्ट करेंगे ना तो सपोर्ट करेंगे। ये मुझे लगता है, मैंने जब आपको कहा कि एक प्रॉब्लम इतना बड़ा होना चाहिए, जब आप उसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, मतलब जुड़ेंगे। तो जब मैंने जेनरिक आधार की जब शुरुआत की ना, जब मैं ग्रो कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, आपने कहा कि फार्मा से भी मुझे चैलेंजेस आए कि नहीं आए, तो अगर इतना मैं तब सोचता, मुझे लगता है मैं कभी जेनरिक आधार की शुरुआत ही नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि जेनरिक आधार की जब मैंने शुरुआत की तब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, इंडस्ट्री का पता नहीं था मुझे, सराउंडिंग्स में मार्केट कैसे ऑपरेट होता है ना, तो बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है इसका आइडिया नहीं था। आज के समय में भी इतने लोगों ने सालों सालों से जेनरिक मेडिसिन का अवेयरनेस नहीं तो एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हर एक व्यक्ति मेडिसिन को एक व्यवसाय करके मानता है। मैंने जब शुरुआत की तो मेडिसिन को नहीं तो फार्मा इंडस्ट्री को मैंने व्यवसाय के माध्यम से नहीं देखा, वो मैंने एक सोशल इनिशिएटिव के एंगल से देखा। और जब मैं कर रहा था, मेरे 20 से 25 स्टोर मेरे पहले एक साल में एग्जीक्यूट हुए, और मेरा पहला टेडेक्स का टॉक आपको पता होगा, बहुत इंटरनेशनल रिकग्नाइज वो टॉक होता है, वो तब देखा था मेरे 17 साल की उम्र में मेरा वो पहला टेडेक्स का टॉक हुआ था, और वो देखा था रतन टाटा सर ने कि, और उसका टाइटल था कि हाउ एन 17 years old kid is changing the pharma industry for the betterment of common man। और रतन टाटा सर को बहुत पसंद आया वो। तो मुझे पहले उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। मैं बहुत शॉक था कि आप 17-18 साल का लड़का को एक रतन टाटा सर जैसे इंसान बुला के पूछ रहे कि आप बना क्या रहे हो, क्या बिल्ड कर रहे हो। तो मेरा पहला मीटिंग जो था वो उनके साथ में मुझे लगता है केवल 15 मिनट का सेटअप हुआ था। वो पहला ही मीटिंग मेरा 15 मिनट से चला 3 घंटे तक, फर्स्ट मीटिंग। एंड इन माई फर्स्ट मीटिंग रतन टाटा सर ने कहा कि अर्जुन, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट मेंटर यू बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन योर वेंचर। वहाँ से रतन टाटा सर जुड़े। तो मुझे सच में लगता है कि रतन टाटा सर का वो एक लाइफ का एक गोल था कि मेडिसिन ना तो हेल्थ केयर इंडिया के लोगों तक उनको एफोर्डेबल और एक्सेसिबल करना है। बिकॉज आज मैं देखता हूँ कि रतन टाटा सर ने तब मुझे कहा था 2000 मुझे लगता है 20 में कहा था। मैं आज जब घूमता हूँ हमारे देश में तब वो चीज़ मुझे रियलाइज होती है कि रतन टाटा सर मुझे तब कहते थे कि आज हमारे गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, रूरल पार्ट में आज भी एफोर्डेबिलिटी इज अ सेकेंड पॉइंट। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी। वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। आज भी वहां पर वुमेन्स को, सीनियर सिटीजन्स को एक शहर से, एक गांव से दूसरे बड़े शहर में जाना पड़ता है मेडिसिन खरीदने के लिए। आज आप उत्तर प्रदेश जाइए, हमारे महाराष्ट्र जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, आज भी 15-20 किलोमीटर उनको सिर्फ हर महीने की दवा खरीदने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे आज सच में लगता है कि रतन टाटा सर का जो एक विजन था लाइफ का, वो उन्होंने उनका सपना जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग आज साकार कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है आगे वाले समय में और करेंगे। अर्जुन, जैसे सबसे पहले आपने कहा कि जब आपने ये आइडिया सोचा, आपने सोचा अगर पेरेंट्स को बताते हो तो डांट देंगे। 16 ईयर की एज में आपको ये आइडिया आता है, आप डरते भी हो कि पेरेंट्स डांट देंगे, लेकिन आपने उसको इस्टेब्लिश किया, उस आइडिया को। उस समय तो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर भी आया होगा फैमिली का और सोसाइटी का कि यार पढ़ लो, ये सब क्या लगे हुए हो, या ऐसे कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे? देखिए, मैं आपको चीज़ कहूँ कि मेरे मतलब शुरुआती अनुभव से मैंने जो देखा है कि मैं कभी किसी को पूछने नहीं गया। क्योंकि एक अनुभव मेरे साथ में, जब मेरा पहला स्टोर में जब एस्टेब्लिश कर रहा था, मेरा पहला, और मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था। तो क्या हुआ था कि मतलब क्योंकि हम लोग ने 16 साल की उम्र में ऐसा कुछ किया नहीं होता जिंदगी में कि हमारे माता पिता भी हम पे वो ट्रस्ट रखे। क्योंकि हम लोग मतलब क्या ही किया रहता है, मतलब स्कूल से जस्ट निकला था मैं, वो डेफिनेटली डांटते, और वो कुछ मेरे बुरे के लिए डांटते, वो मेरे अच्छे के लिए डांटते। बट मुझे लगता है कि बाकी हमारे टीनेजर सबके समय में मेरे दोस्त अगर 6 महीने उनके बहुत सारे डिफरेंट चीज में वेस्ट तो वैसे भी कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं अगर कुछ अच्छा चीज करूँ, 6 महीने अगर अच्छे चीज में इन्वेस्ट करूँ, तो अगर मैं मेरे साथ में लाखों लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकता हूँ तो वो बहुत एक बड़ी बात होगी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने शुरुआत किया था, आपने जैसे कहा कि सोसाइटी का एक रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो मेरा पहला जो स्टोर मैंने कन्विंस किया था, उसके बाजू के ही बिल्डिंग में लग के, एकदम बाजू के बिल्डिंग में मेरे कज़न अंकल रहते थे। मुझे लगा कि मैं उनको जाके वो इन्विटेशन कार्ड देता हूँ, और मैं उनको इनविटेशन कार्ड उनके घर पे देने के लिए गया। और वहाँ पर देने के बाद में मुझे लगा वो खुश होंगे और मुझे बताएंगे बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आता हूँ ज़रूर वगैरह। उन्होंने मुझे बताया कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, ऐसे सब से कुछ होने वाला है नहीं, आप फोकस करो। मैं पापा मम्मी से बोलता हूँ आपके ये सब ना करें। तब तक मैंने घर पे नहीं बताया, मैं डर गया। उस दिन से मुझे लगा वो मुझे मोटिवेट करेंगे, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कर दिया।
उस दिन से मैंने एक चीज ठान ली कि कभी अगर कुछ भी करना है मुझे, हाँ। मैं जिंदगी में किसी को पूछने नहीं जाऊंगा। अगर मेरा मन कहता है ना, एंड इफ आई एम हैविंग माई ओन कॉन्फिडेंस दैट आई कैन बिल्ड, सो मैं किसी को पूछने नहीं जाऊंगा। तब से फिर मैं कभी जिंदगी में किसी को पूछने नहीं गया। और मुझे लगता है लोग क्या सोचेंगे इससे ज़्यादा है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हो और आप जो भी करते हो। मतलब मुझे जो सही लगता है मैं कर देता हूँ। मतलब रिजल्ट बाद में, रतन टाटा सर का भी वही था, करना है। मतलब उन्होंने मुझे लगता है लाइफ में 80 से ज़्यादा कंपनीज लॉस से प्रॉफिट वो लेके गए, ग्रो किया, नहीं सोचा हर एक चीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है सोचना नहीं है, काम करना। एग्जीक्यूशन इज एन की फॉर एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि आपको किसी व्यक्ति ने इंस्पायर किया, आपने एक घटना देखी, उससे इंस्पायर हुए, आपका ये आइडिया आया। पर पहले आप ये सोचते थे कि आप इस तरह का कुछ इनोवेटिव वर्क ही करोगे या फार्मा में ही जाओगे, या आप पहले सोचते थे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या मैं मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर बनूंगा, ऐसा कुछ सोचते थे? इतना पढ़ाई अच्छा ही नहीं था ना मैं। अच्छा। इतना सोचने तक का विचार नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि शुरुआती डॉक्टर तो बहुत बड़ी बात होगी मतलब तब के समय में मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि तब एक मुझे, इससे मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ कि वो एक जब क्लिक आ जाता है ना आपको कि आज ये करना ही करना है। आप भी मुझे लगता है आज आप एंकरिंग करते हैं तो चीज़ें करते हैं आप इच्छा से करते हैं, वो आपके पास में डेडिकेशन है, आपको मज़ा आता है वो चीज़ करने में। तो मुझे लगता है जेनरिक आधार के डे 1 से आज तक मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ मैं जब सुबह उठा हूँ और मुझे लगा आज काम पे नहीं जाना है, नहीं तो आज कुछ नहीं करना है, ऐसा एक भी दिन नहीं है। मुझे मज़ा आता है। तो मुझे लगता है जो चीज़ में आपको मज़ा आता है वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और वो चीज़ मैं जेनरिक आधार को देखता हूँ और वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है, वो एक दादाजी की बात। और मुझे लगता है ऐसे 140 करोड़ लोगों तक आज हमको पहुँचना है। बिल्कुल अर्जुन, आप लगातार बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं और आगे भी बढ़ते रहें। लेकिन जब हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट? तो उसको कैसे आपने अब तक मैनेज किया? कि हो सकता है, ये मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आपने 10 स्टोर खोले, फिर आपको लग रहा है कि यार इसे बंद करना चाहिए, ऐसे कुछ थॉट आए, या अगर कुछ ऐसा डाउन फॉर्म आया कि आपको लगा यार ये शायद नहीं चल पाएगा, ऐसा कुछ समय आया जो आपने फेस किया और उस चीज़ से कैसे निकल पाए? ये स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे। मैंने जेनरिक आधार को शुरुआत करने के बाद मैंने सिर्फ 15,000 रुपये लगाए इसमें। अगर कम भी हुआ तो कितना ही होगा, मैंने तो ये सिर्फ चीज़ें सोचा ही नहीं। क्योंकि अगर देखिए मैंने 15,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट किए थे मेरे शुरुआती दौर में जेनरिक आधार का पहला स्टोर सेटअप करने में। मुझे लगता है तब से एक वो लोगों के ब्लेसिंग्स के माध्यम से हम लोग ने तो अच्छा ही काम किया है और अच्छा ही जाएंगे। और मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर मुझे मेरे वो शुरुआती दौर में मुझे वो काम करने में आज से ज़्यादा मुझे वो दौर में मज़ा आएगा। बिकॉज वो चीज़ जब बनाते हैं आप किसी चीज़ को, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी एक इम्पैक्टफुल चीज़ है जो हमको आज बनानी है। वो दैट इज़ द थिंग। तो अर्जुन, 15,000 आपने लगाए, तब मेडिसिन आपने कैसे कलेक्ट की थी? मतलब कहाँ, आपके सोर्सेज क्या थे? और अब किन सोर्सेज के साथ मिलके या किस तरह से कोलैबोरेशन करके आप मेडिसिन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं? और इसमें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, किस तरह से, ये भी हम जानना चाहेंगे। पहले बात तो मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने क्या किया कि डायरेक्ट एक रिटेलर को, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता था एक माइक्रो रिटेलर, मतलब इंडिया में आपको नंबर्स के तौर पे कहूँ तो इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा माइक्रो रिटेलर्स है ऑन ग्राउंड, जो हमारा मेडिकल दुकानदार है। जो आज हमारे कोविड के टाइम में भी बड़े बड़े ऑनलाइन फार्मेसीज नहीं चल रहे थे जब हमारा छोटा दुकानदार चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हमको हमारे छोटे माइक्रो रिटेलर्स को एम्पावर करना है। तो मैंने किया कि छोटे रिटेलर्स को मेरे साथ में जोड़ता चला गया। और आज के समय में हमारे पास में 3,500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज, हमारे रिटेल स्टोर्स पूरे देश में मतलब काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज 700 से ज़्यादा वुमन एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने क्रिएट किए। 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने हमारी फ्रेंचाइजी ली है, आर्मी एक्स डिफेंस पर्सन ने ली है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत किया था और तब मैंने मेडिसिन जो प्रोक्योरमेंट था मेरा, वो मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एक रिटेलर को जोड़ता था। जेनरिक मेडिसिन तो सालों से अवेलेबल है, बट उसको अवेयर किसी ने नहीं किया। जो हम लोग ने अवेयर किया, लोगों को बताया वही सॉल्ट है, आपको सप्लाई चेन नहीं है, डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मतलब आप समझो कि आप ब्रांडेड जेनरिक जो है वो आप खरीदते हो, वो भी वही मैन्युफैक्चरर से आने वाला है। उनके लिए भी परचेज प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस, वो 10 रुपये, मेरे लिए 10 रुपये। वो लोग वो चीज़ को नाम लगाते हैं उनका और वो बेचते 1000 में, मैं बेचता हूँ 100 रुपये में, बिकॉज मेरे पास में 10-15 लोगों की सप्लाई चेन नहीं है, डायरेक्टली बनाने वाला, डायरेक्टली बेचने वाला। तो इसकी वजह से तब शुरुआत। और आज मुझे लगता है हमारे पास में देश के 750 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हुआ WHO GMP एक्रीडेटेड फैसिलिटीज वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
ओके। तो एक अगर टर्नओवर की बात करूँ तो एज अ कंपनी अब आप पहचान रखते हैं, तो पहले जब शुरुआत थी तो पहले के 5 साल में कितना आपने टर्नओवर किया था और अभी क्या सिचुएशन है मार्केट में? फर्स्ट। सेकंड थिंग, अभी कहा जाए कि जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो फिलहाल अभी का समय आफ्टर कोविड किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, या आपके लिए वो भी आप टैकल कर सकते हैं ऐसा लगता है, या यू आर लाइक कुछ नई चीज़ें, कुछ नए प्लान्स के साथ आप आने वाले हैं? पहले बात तो आज जेनरिक आधार का अगर आप देखने जाए तो वैल्यूएशन जो है आज 1500 शेयर का वैल्यूएशन आज जेनरिक आधार का टच हो गया। उसके बाद में आपने जैसे कहा कि कंपटीशन, मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में कंपटीशन से मैं मानूंगा कि जितने अच्छे अच्छे कंपनी, जैसे मोदी जी का एक सपना है जन औषधि केंद्र के माध्यम से मोदी जी भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जेनरिक आधार में भी उनका बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग्स है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है। मुझे लगता है जन औषधि केंद्र, जेनरिक आधार जिनको सच में लोगों के लिए काम करना है, ऐसे और 5-10 लोग भी आ गए तो भी मुझे लगता है 140 करोड़ ये बहुत बड़ा चीज़ है। आज भी मैं कहूँगा कि आज हम लोग 1% पहुंचे, 99% अभी भी बाकी है। तो मैं कहूँगा कि कंपटीशन ये फील्ड में है नहीं, इसमें काम जितना करेंगे उतना कम है। आज मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि आज कोई कंपनी को आप झारखंड बोलिए काम करने, उड़ीसा बोलिए, बालासोर का आपको ट्रेन का ट्रेजेडी पता है, ट्रेन का ट्रेजेडी बालासोर में हुआ। बड़े बड़े कंपनीज का वहाँ पर स्टोर नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, कुछ नहीं है। जेनरिक आधार का जब वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, हमारे वहाँ पर 7 स्टोर एक्टिव थे। वहाँ पर जितना जेनरिक आधार के फार्मासिस्टों ने काम किया, वहाँ पर लोगों की जान बचाई है तब के समय में, मुझे लगता है और बड़ी बड़ी कंपनी में मतलब कोई वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं था। तो आज जेनरिक आधार का प्रेजेंट ऐसे छोटे छोटे जिलों में हुआ है, छोटे छोटे गाँवों में हुआ है, जहाँ पर सच में नीड ऑफ एन आयर है। तो मुझे लगता है कंपटीशन, मैं कहूँगा कि कंपटीशन के दृष्टि से नहीं देखता हूँ मैं देखता हूँ अपॉर्चुनिटी है और प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है। ओके। तो अर्जुन, हमने देखा जैसे आपने बताया उड़ीसा तक आप पहुँचे जब वहाँ पे आपकी ज़रूरत थी, यानी कि आपने उस मौके को जाकर लिया और वहाँ पे लोगों की सेवा की। कोविड में भी हमने देखा कि आपने ज़रूरी मेडिसिन्स लोगों को उपलब्ध कराई। एक ऐसा समय जब लोग अपने घरों में छुप कर बैठे थे, उस समय किस तरह की चीज़ें आपने फेस की और आपके मन में क्या आया कि किस तरह से आपको सेवा करनी चाहिए, और कुछ ऐसी तब कोई ऐसी स्टोरीज आई जो आप बताना चाहेंगे? कोविड के समय में तो रोज़ के रोज़ मुझे लगता है नई स्टोरी थी, मतलब रोज़ स्टोरी नई थी, एक्सपीरियंस नया था, काम सच में क्या करने के लिए मुझे लगता है कि मैं ये फील्ड में आया, वो सच में मुझे जानकारी हुई वो चीज़ की। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स को मैंने तब मेडिसिन रेमडेसिविर हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आज अगर मेडिसिन का डोज नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। उनको मैंने रात को 2-2 बजे जाके हम लोग ने घर घर पे मेडिसिन दिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस। आज भी ऐसे कितने तो फैमिली आज भी मुझे मिलते हैं। मीडिया के यहाँ से कितने तो मीडिया जर्नलिस्ट के घर के लिए हम लोग ने मेडिसिन वहाँ पर रेमडेसिविर दिए। आज भी मेरे पास में उनका थैंक यू के मैसेज, और जो फैमिली इसको हम लोग ने सर्व किया, मुझे लगता है कि वो हज़ारों लोगों को, मैं बात नहीं करूंगा, मैंने वो काम जो किया ना वो 1000 लोगों के लिए नहीं किया, वो सिर्फ मैंने वो एक इंसान के लिए किया। अगर एक इंसान की भी जान अगर मेरे वजह से बची, वो मेरे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि रेमडेसिविर तब लोगों के पास में पैसे होने के बावजूद वो अवेलेबल नहीं था, लोगों को मिल नहीं रहा था। हम लोग ने तब क्या किया, मतलब लोगों को ब्लैक मार्केटिंग में 2-2 लाख रुपए तक का मेडिसिन मिल रहा था, हम लोग ने वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से दी कि कॉस्ट प्राइस जो था ना उसका वो 1500-2000 ही था। मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, बट वो अवेलेबल करना बहुत बड़ी बात थी, वो एक अमृत था तब के समय। वो मुझे लगता है आज भगवान ने वो मुझे संधि दी और वो चीज़ हम लोग ने तब करके दिखाया। नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव रहा अर्जुन। और उसके अलावा मेरे हाथ में अभी इस वक्त है मिस टू मिसेस। तो ये जो है, ये है एक सैनिटरी पैड जो आपने अभी लॉन्च किया। ये कहा जाए एक तरह से रिवॉल्यूशन है, बट 3 रुपए में ऐसे सैनिटरी पैड हाइजीन का ध्यान रखते हुए आपने जो सोचा है, ये सोच आखिर कैसे है ये अर्जुन, और इसके लिए क्या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इसकी थोड़ी कहानी अगर आप बताएं तो हमारे जो ऑडियंस है उन्हें पता चलेगा कि ऐसे काम करने चाहिए। मुझे लगता है ये जब सेक्टर में आप काम करते हो, डे टू डे बेसिस पे आपको नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। मतलब आप लोगों के साथ में बात करते हो, आपको समझता है प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट में। प्रॉब्लम से ज़्यादा मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीने पहले मुझे समझा कि आज के समय में भी 26 मिलियन गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल्स बिकॉज
ऑफ द लैक ऑफ मतलब नॉलेज अबाउट द साइकिल एंड नॉट अवेलेबल द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम. सैनिटरी पैड्स उनको अवेलेबल ही नहीं होते स्कूल में. उसके वजह से एज पर द सर्वे, मुझे लगता है कोई तो अच्छे इंग्लिश चैनल का सर्वे 26 मिलियन, वो जब मैंने पढ़ा वो मुझे हर्ट की वो चीज़. तब मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ हम लोग दो माध्यम से जहाँ पर हो सके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राइबल एरियाज में देंगे, जहाँ पर आज के समय में 3 लाख से ज़्यादा मैंने वुमेंस को हम लोग ने फर्स्ट टाइम, मतलब 3 लाख नंबर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने जब वो नंबर देखा 26 मिलियन, वो उसके में साथ में कंपेयर कर रहा हूँ. मुझे तो मेरा मेन गोल वो 26 मिलियन को जीरो करना है. तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ 3 लाख आज हम लोग ने 1 महीने के अंदर हम लोग पहुंचे. वो जो 3 लाख है वो सब फर्स्ट टाइम बेनिफिशियरीज है, जिनको आज तक पता ही नहीं था, जिन्होंने आज तक वो यूज करने से ही डरे, नहीं तो उनको पता ही नहीं था. तो मुझे लगता है आज हमारी फार्मासिस्ट टीम वैसे वैसे गाँव में जाके, वहां पर लोग बात करने के लिए भी आज के समय में ओपन अप नहीं है, वहां पर जाके उनको समझाया. पहले बात है कि एक तो करना है अवेयर एंड दूसरा करना है अवेलेबल. तो जेनरिक आधार आज अवेयर भी कर रहा है और अवेलेबल भी करवा रहा है. तो स्टोर के माध्यम से 3 रुपए में मिलेगा. और हम लोग जहां जहां पर हो सके, आज बहुत सारे स्कूल्स में हर महीने हम लोग फ्री में मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है ऐसे 2 इनिशिएटिव्स हम लोग काम करें और सच में गाँव में इसका अवेयरनेस है. मतलब मुझे लगता है कि मुझे हमारी फार्मासिस्ट टीम में से कोई बता रहा था कि 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से उनको जो है वो आजकल चीज़ें, बट तब उनको पता ही नहीं होता. तो मुझे लगता है अवेयरनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आई बिलीव दैट अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स. एंड बहुत वुमेन्स को सच में एक प्रॉब्लम से हमको अच्छा हम लोग इम्पैक्ट देंगे इस चीज़ से. तो मिस और मिस से मिसेस, ये है आपका टैगलाइन फॉर द सैनिटरी पैड. 3 रुपीज़ में इसे लॉन्च करने का आपका मोटो हमें समझ में आता है कि हर तबके तक ये पहुंच पाए, पहली बात. लेकिन इसे हर तबके तक, हर महिला, हर बच्ची तक पहुंचाने के लिए आप किस तरह से मदद ले रहे हैं, किन की मदद ले रहे हैं? जैसे क्या सामाजिक संस्थाएं आपके साथ एसोसिएटेड हैं, या फिर कोई महिला समूह अलग से हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, या आपकी कुछ प्लानिंग है जिनके साथ जुड़ के आप ये करने वाले हैं? क्या है इसमें चार्ज? ट्रस्ट एनजीओस बहुत सारे पूरे देश से हमको अप्रोच करते हैं. जहाँ पर हो सके हम लोग फ्री में देते हैं, जहाँ पर हो सके मतलब ये पूरा इनिशिएटिव कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब नो प्रॉफिट इनिशिएटिव है. 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं हम लोग ये पूरे इनिशिएटिव में, उलट हम लोग खुद फ्री में दे रहे हैं. बहुत सारे ट्रस्ट एनजीओस को हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं. सी मुझे लगता है मूवमेंट होनी चाहिए. मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए. पहली बात तो अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस है बट अवेलेबिलिटी नहीं. आज मतलब मैं अभी बीच में हमारा देवरिया करके एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में एक जिला पड़ता है, देवरिया, आपको पता होगा. देवरिया में हमारा एक स्टोर है. वहां पर जब वो बांटने गया अभी रिसेंटली, ये फ्री में देने गया, तब लोग लेने के लिए भी डर रहे, मतलब बात नहीं कर रहे. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये पहले सॉल्व होना चाहिए. बिकॉज अगर आज के भी सर्वे में आप देखेंगे कि बहुत सारे वुमेन्स को डिजीजेस होते हैं अगर ये अच्छे प्रोडक्ट अगर वो यूज ना करे, और उसके वजह से देखिए एक वुमन इज इम्पैक्टिंग द एंटायर फैमिली. तो मुझे लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, और समझाने की ज़रूरत है, और चीज़ पहुंचाने की ज़रूरत है. जो हमारे से जितना हो पाए वो हम लोग करेंगे. आपके सैनिटरी पैड लॉन्चिंग के बाद मार्केट में भी ऐसी बात है कि दिस इज़ अ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट. तो क्या ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है, या इसका मैन्युफैक्चर किस तरह से आप कर रहे हैं? थोड़ा सा अगर जानकारी. देखिए अभी हम लोग ने जो लॉन्च किया है ये मुझे लगता है ड्राई नेट करके है, जो 17 से 20 रुपए में मार्केट में एक का कॉस्ट है. जो हाई एंड का प्रोडक्ट है, मतलब आपने भी जो ये हाथ में लिया, तो ये मार्केट में 20 रुपए तक मिलता है एक. आपको मतलब मार्केट का आइडिया अगर होगा, ये हम लोग ने केवल 3 रुपए में कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं. अभी इसमें जो रिसाइकलिंग वाला जो पार्ट है, फर्स्टली तो हमको ये अवेयर करना है. रिसाइकलिंग भी हम लोग लाएंगे, बट वो कब लाएंगे? जब लोगों को पता तो चले. ये पहले यूज तो करे, सीखे, समझे. मुझे लगता है ये करना ही बहुत बड़ी बात है, जरूरी बात है. एंड मुझे लगता है धीरे धीरे हम लोग वो भी चीज़ इम्प्लीमेंट तो जरूर करेंगे. तो और कोई प्रोडक्ट भी आप, जैसे महिलाओं से जुड़े कई सारे इनिशिएटिव होने लगे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, आपके जेनरिक आधार में ऐसे सारी मेडिसिन एक अम्ब्रेला के नीचे मिल रही है, तो क्या महिलाओं के लिए स्पेशल आपके कुछ और भी प्लानिंग से, जैसे आपने सैनिटरी पैड अभी लॉन्च किया है, उसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट है जो आप लाने वाले हैं, या आपकी कोई मंशा है कि इस तरह की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ? नहीं, अभी मेरा गोल फोकस है, मतलब मेरा एक ही फोकस है अभी महिलाओं के लिए. तो सैनिटरी पैड ये बहुत बड़ा विषय है, वो मैं अभी पूरा एग्जीक्यूट करूंगा पहले. उसके बाद में बाकी सब चीज़ें जो है वो
मैं कहूँ, देखिए कैंसर के भी प्रोडक्ट जो है मेडिसिन, आज 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के बिल आते हैं, वो हम लोग ने 20,000 रुपये ला के रखे। तो ऐसे ये तो इनिशिएटिव है, बट फीमेल्स के लिए मेरा जो मेन अभी गोल है वो ये सैनिटरी पैड्स है। मुझे नहीं लगता अभी वो मैं डाइवर्सिफिकेशन अभी उसमें मुझे करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब आप कितना काम करेंगे उतना कम है। मतलब मुझे दिन का रात हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, ये करते करते, बट 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है वो मुझे स्केल करने दीजिए, आप भी मदद करिए उसमें। नहीं, बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे। अर्जुन, कैंसर की बात की है, कैंसर को लेके हमने सुना है और पढ़ा भी है कि कैंसर को लेके भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन फ्री में या फिर कम कीमत में ज़रूरतमंद लोगों तक मिल पाए, ऐसी कोशिश आपकी भी है। तो इस पे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसकी कोशिशों में लगे हुए हैं, कैसे मेडिसिन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैंसर ये विषय रतन टाटा सर के बहुत करीबी है। मतलब रतन टाटा सर का वो सच में कैंसर है, ये शब्द के लिए रतन सर ने जिंदगी भर काम किया। मुझे लगता है जेनरिक आधार के माध्यम से जो है कैंसर का जो उनका एक सपना था एफोर्डेबल और एक्सेसिबल करने का, वो मुझे लगता है मतलब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो साकार कर रहे हैं। क्योंकि कैंसर अगर जिसके घर में होता है, मैं ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को मिलता हूँ, देखिए सबको फ्री में देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 लाख रुपए के मेडिसिन है, वो हम लोग 40-40 हज़ार तक देते हैं लोगों को, इतने कम दामों में देते हैं वो सेम क्वालिटी। जहाँ पर होता है मैं फ्री में देता हूँ। अगर सच में जिनके इसमें पैसे ही नहीं, बट उनको चाहिए, फ्री में देना पड़ता है और कुछ हम लोग नहीं कर सकते, और वो इंसानियत का नाते मुझे करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2 कि कैंसर ये समस्या जिनके घर में होती है, मैंने लास्ट टाइम मेरे पेज पे एक वीडियो डाला था, आप वो देखिएगा। वो अंकल आंटी को 1-1.5 साल से कैंसर था। हर महीने का उनका बिल जो आ रहा था 1,20,000 का, कहाँ से लाएंगे पैसा? और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो मेडिसिन का, वो केवल मुझे लगता है 12 से 13 हज़ार रुपये का है जी। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, और ये तो मुझे पहले वो भी हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, और वो मुझे लगता है रतन टाटा सर वो चीज़ पे बहुत अभी खुश होंगे। टाटा सर, रतन टाटा सर आदरणीय, उनका एक कहा जाए आप पे एक छाया रही है उनकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है आज की डेट में भी? आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो कौन सी ऐसी कहानी है या उनसे जुड़ा कौन सा ऐसा किस्सा है, वाक़या है जो आपको इंस्पायर करता है हर टफ सिचुएशन से निकलने में? उनसे जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है उनका नाम ही मेरे लिए, वो एक नाम सुन के वो जोश आ जाता है, रतन टाटा ये नाम सुन के। बिकॉज मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे किस्से, मतलब उनके सिंप्लिसिटी को लेके होने दीजिए। मैं जब भी उनको संडे टू संडे घर पे, मतलब मैं पहले बार उनके जब घर में गया था, तब मैं केवल मुझे लगता है 18 साल का हुआ रहूँगा, और मैं पहले बार उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। तब के बाद में मतलब मैं कभी उनके ऑफिस में नहीं मिला, हमेशा घर पे ही मिला। पहले बार का ही एक पहला ही किस्सा मैं आपको बताऊं कि घर पे गया, आपको लगेगा कि पूरे वर्ल्ड के इतने महान व्यक्ति है, तो इतने लेयर ऑफ थिंग्स होंगे वहाँ पर जाने के बाद। मैंने वहाँ पर गया, मैं इमेजिनेशन था, डरा हुआ था, सब था। वहाँ पर गया, डायरेक्ट मैं अंदर गया, ज़्यादा कुछ ये नहीं, बेल बजाया, बंगलों का बेल बजाया। अभी आपको लगेगा कि कोई तो आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, वो आप मेंटालिटी में रहते हैं, माइंडसेट में रहते हैं। रतन सर वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने मुझे लगता है 5 बजे का समय दिया था शाम का, पहले बार का। मैं वहाँ पर पहुँच गया था 4:55 तक मैं पहुँच गया, 4:55 तक पहुँच गया था। रतन सर ने खुद ने दरवाज़ा खोला मेरे लिए। तो मुझे लगता है इंसान को मान यही चीज़ बनाती है। तो वो पहले से रूखे थे वहाँ पर, उनको पता है कि आने वाला है अभी अर्जुन, और मुझे तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मतलब एक दिन बारिश हो रही थी, बारिश के समय में मैं निकल रहा था, तो शूज़ में हमेशा घर के बाहर उनके निकालता था, तो वो घर के बाहर तक छोड़ने आते थे। तो छोड़ने आते समय मतलब क्या होता था, मैं उनको बोलता था कि आप जाइए सर, मैं पहन लूँगा। जब तक मैं पूरा शूज़ का लेस नहीं पहन रहा हूँ, मतलब लास्ट तक का, वो वहाँ पर रहेंगे। तो मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये अभी भी, मतलब वो सब चीज़ें बियॉन्ड दी इमेजिनेशन है, वो मैंने महसूस की है और वो देखी है। काफ़ी बेहतर जानकारी दी। आखिरी के 2 सवाल हैं अर्जुन। सबसे पहले आपकी एजुकेशन हम जानना चाहेंगे। यू आर नाउ 23, तो अभी आपकी एजुकेशन क्या हुई है अब तक, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आपको क्या लगता है मेरा नॉलेज देख के? अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकती इसमें। कुछ कमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी एक होता है, क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मुझे लगता है कि एजुकेशन ये सिर्फ कॉलेजेस के 4 दीवार तक सीमित नहीं होना चाहिए।
आज बड़े बड़े कॉलेजेस में मतलब मुझे लगता है IITs IIMs में आई एम बीन इन्वाइटेड ओवर देयर. Practical knowledge is more necessary than the theoretical, what I personally feel. And वो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल वे है. बट मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर ये प्रैक्टिकली जितना मैं कर रहा हूँ, ये अगर मैं थ्योरेटिकल करने जाता मैं इतना सीख भी लेता. तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ और उसमें मुझे नॉलेज आज तक उसमें मिला है. तो ये मैं कहूँगा. तो अर्जुन, और आजकल के जो यंगर जनरेशन है उनको आपकी तरफ से मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि आजकल जो है या तो पढ़ाई में लगे हैं बच्चे, IIT वगैरह क्रैक करना है, जो भी व्हाटएवर, नहीं कई नशे में है. तो कई तरह की जनरेशन है जो इन्फ्लुएंस भी हो रही है, खराब भी हो रही है. नशे का तो मुझे पता नहीं. ये कहने का मेरा मतलब ये है कि शहरीकरण जहाँ होता है वहाँ सब चीजें मैं आपको नजर चीज आती बताता है. हूँ. तो उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से हो सकता है? इसमें 2 चीजें. फर्स्ट पॉइंट है कि 30 साल की उम्र तक ऐसे कितने मैं यूथ को अभी मिलता हूँ डिफरेंट में, जब लोग मुझे इनवाइट करते हैं, जहाँ पर मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं, एक सवाल हमेशा मुझे पूछा जाता है बहुत सारे लोगों से कि हम कैसे शुरू करें बिजनेस. तो मैं कहता हूँ कि आप कैसे शुरू करें और क्या करें ये मैं कौन हुआ बताने वाला. आपको खुद को पता होना चाहिए आपको करना क्या है. 30 40 साल के लोग आके उनको 40 साल की उम्र तक पता नहीं है जिंदगी में कि करना क्या है. मुझे लगता है कि आपको एक अर्ली एज में, मतलब जिन्होंने आज मार्केटिंग की है वो फाइनेंस कर रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंस किया है वो मार्केटिंग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको जो चीज करनी है तो उसमें समय दो, उसको एक पीरियड दो, पेशेंस दो. ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन होने वाला है. मेरा पहला 1-2 साल बहुत मेरे लिए बहुत स्ट्रगल्स गया मेरा, पर मुझे लगता है वो समय हमको देना चाहिए, वो चीज़ के लिए पेशेंस होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करके फोकस होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यानी आज के यूथ के लिए आपका मैसेज है कि अपने पेशेंस रखिए और फोकस रहिए. और पेशेंस मतलब ऐसा नहीं कि घर पे बैठिए और पूरा दिन पेशेंस से रखिए, ऐसा नहीं है. मतलब करिए, कुछ तो करिए. मतलब जिंदगी में जहाँ पर आपको लगे कि मुझे मज़ा आ रहा है. मैंने जैसे कहा कि आपको सुबह उठने के बाद में आपको कभी वो कंटाल नहीं आना चाहिए और 10 मिनट सोता हूँ. मुझे नहीं आता वो. यानी आपका रूटीन है. तो नहीं नहीं या आप भी नहीं सोते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह. मैं मतलब नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूँ. मुझे लगता है देखिए मज़ा आना चाहिए आपको काम करने में. वो अगर मज़ा आएगा ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती. तो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट पिलर है. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल बातचीत रही है आपसे अर्जुन. थैंक यू सो मच. तो अर्जुन हमारे साथ जुड़े थे और अर्जुन थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. ऐसे ही आप काम करते रहिए और नए प्रोडक्ट्स लाइए और लोगों की सेवा करिए और हमारी भी ब्लेसिंग्स और हमारा सपोर्ट भी आपके साथ है. ठीक है. अर्जुन देशपांडे हमारे साथ जुड़े थे. जेनरिक आधार जो किसी भी पहचान की मोहताज आजकल में नहीं है. फार्मास्यूटिकल अगर कहा जाए एक बैकग्राउंड में सबसे ऊँचा नाम इनका है और ये आगे बढ़ रहे हैं. इन्होंने अभी सैनिटरी पैड लॉन्च किया है जो कि एक महिलाओं के बीच में क्रांतिकारी स्टेप है और ये कई सारे और प्रोडक्ट लाएंगे. हमारी इनके लिए विशेष हैं और इनका जो जर्नी है हम उम्मीद करते हैं इससे आपको भी काफ़ी सारी प्रेरणा मिलेगी. हमारे साथ जुड़े रहिए श्रेष्ठ भारत में. नमस्कार. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.